गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड है आपका। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हम जो दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन हुआ था, जो उन्होंने एरिया को एक्सपेंड किया गया था और उन्होंने कंसोलिडेट किया गया, मीन्स यहाँ पे कंसोलिडेशन कहा जाता है क्या करना, कंबाइन करना है, मीन्स लोगों को क्या करना है, इकट्ठा करना या अपना जो एरिया में जो लोग होते हैं उसको कंसोलिडेट करना, उसको यहाँ पे कंबाइन करना। तो जो दिल्ली सल्तनत ने किया था उसको हम आज देखते हैं कहाँ कहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया है, अपने एरिया को और लोगों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। In the 13th century, Delhi Sultanate ruled Delhi, which was heavily fortified by a garrison. तो यहाँ पे 13th century में सबसे ज़्यादा हुआ है। 13th century आपका हो गया यहाँ पे 1400 में। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो रूल करते थे, दिल्ली के अंदर रूल भी करते थे, विच वॉज हैवीली, वहाँ पे ज़्यादातर क्या बनाते थे, फोर्टिफाइड मीन्स कल्ला वगैरह वहाँ पे बनाते थे, और बाय गैरिसन मीन्स वहाँ पे आर्मी को, कल्ले के आर्मी को ही गैरिसन कहा जाते हैं, उसको बना के वो लोग यहाँ पे क्या बनाते थे, फोर्टिफाइड क्या करते थे, वहाँ पे कल्ला बनाते थे। Sultans never controlled the hinterland of the cities and thus had depend on trade, plunder and tribute for supply। तो यहाँ पे सुल्तान कभी भी कंट्रोल नहीं करते थे किस लैंड पे, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड कहा जाते थे जहाँ पे आपका सिटीज होते हैं, सिटीज के बहुत से रिमोट एरिया में दूर, जैसे कि किसी कंट्री का दूर दराज इलाके को कहा जाता है आपका यहाँ पे हिंटरलैंड। तो उन पे वो कंट्रोल नहीं करते थे, वो पर्टिकुलरली सिटीज के अंदर वो क्या करते थे, यहाँ पे सुल्तान कंट्रोल करते थे। मगर यहाँ पे वो डिपेंड रहते थे किसके ऊपर, गाँवों में जो दूर दराज इलाके होते थे वहाँ पे ट्रेड पे वो डिपेंड रहते थे, वो प्लंडर करते थे, यहाँ पे गुड्स एंड मनी को यहाँ पे सप्लाई करते थे, एंड ट्रिब्यूट फॉर सप्लाई, और जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट होते थे उनको वो सप्लाई सिटीज के रिमोट एरियाज में भी वो सप्लाई करते थे। मगर उनका कंट्रोल वहाँ पे नहीं होते थे, पॉलिटिकल कंट्रोल जो हिंटरलैंड पे ज़्यादा नहीं होते थे। It was not easy to control garrison towns in Bengal। उसी तरह आपका जैसे कि टाउन शहर था बंगाल के अंदर, उन गैरिसन पे, उन जो वहाँ पे आर्मी थे, जो फौज थे, कल्ले का जो फौज थे, उन पे कंट्रोल करना इतना इजी नहीं था कि इसके अंदर बंगाल के टाउन्स के अंदर, शहर में अंदर, क्योंकि यहाँ पे बेड वेदर डिस्टेंस एंड रिविलेंस वेर द बिगेस्ट वीकनेस फॉर द दिल्ली सल्तनत। अगर हम दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को देखा जाए तो यहाँ पे एक तो बेड वेदर, मौसम खराब होते थे जिससे वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, बहुत डिस्टेंस थे आपका यहाँ पे, बंगाल और दिल्ली का डिस्टेंस जो था बहुत यहाँ पे लंबा था, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आता था, तो हमेशा उनके साथ रिबिलियंस, बगावत होते थे। तो ये बिगेस्ट वीकनेस था दिल्ली सल्तनत का जो बंगाल के साथ होता था। द रियल एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत केम इन 3 फेज। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करें, दिल्ली सल्तनत की जो एक्सपेंड हुआ था, जो अपने टेरिटरी को उन्होंने बढ़ाया गया था, अपना रूल को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था, तो वो 3 फेज में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। तो पहला फेज होता है आपका यहाँ पे, पहला फेज होता है आपका ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द सल्तनत रूल, कंट्रोल रेयरली एक्सटेंडेड बियॉन्ड द गैरिसन टाउन्स। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो अर्ली ईयर्स में, पहले जब वो लोग यहाँ पे, उनका यहाँ पे रूल्स स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे वो लोग कंट्रोल करते थे रेयरली, यहाँ पे रेयरली मीन्स बिल्कुल कम, वो लोग कंट्रोल करते थे, एक्सटेंडेड बियॉन्ड द गैरिसन टाउन्स। गैरिसन जो टाउन्स होते थे, शहर के अंदर जो कल्लाबाजी होते थे, जो आर्मी होते थे, वहाँ पे कम कम वो लोग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल वो नहीं कर पाते थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत भी जो पहले पहले क्या करते थे, जो कंट्रोल करते थे गैरिसन टाउन, जहाँ पे शहर होते थे, उस शहर में आर्मी होते थे, कल्ले के आर्मी, वहाँ पे कम कम वो लोग कंट्रोल करते थे। This posed a problem of the sultans who had to depend from trade and plunder for their supplies। मगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम होते थे, वो लोग ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, मगर वो डिपेंड रहते थे अपने ट्रेड और प्लंडर, जो गुड्स एंड मनी सप्लाई करते थे, वो पूरा डिपेंड रहते थे, और सप्लाई जो वो लोग डिपेंड रहते थे पूरा इन टाउन्स के ऊपर वो डिपेंड रहते थे। इसके बाद द मंगोल्स एंड रिविलियंस गवर्नर कॉन्स्टेंटली चैलेंज देयर पोजीशन।
तो एक चैलेंज, बड़ा चैलेंज भी इनका उनके साथ करते थे और बगावत करते थे। जो गवर्नर्स होते थे मंगोल्स का, वो भी एक बड़ा सरदार था किसके लिए, दिल्ली सल्तनत के लिए था, जिन्होंने यहाँ पे बहुत क्या किया गया, रेबेलियन, बगावत किया गया है किसके खिलाफ, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, मंगोल्स ने। देयरफॉर द सल्तनत कंसोलिडेट, तो इसलिए जो सल्तान होते थे वो कंसोलिडेट करते थे, वो लोगों को इकट्ठा करते थे अपने एरिया में, जो लोग को बढ़ाते थे द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। तो वो लोग जाके कहाँ पे, हिंटरलैंड में, जहाँ पे दूर दराज इलाका होते थे, जो गैरिसन टाउन्स, जो वहाँ पे अल्लाह के फौज उन टाउन्स में होते थे, उन टाउन शहर के कहाँ पे जाके, दूर दराज इलाके में जाके वो लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करते थे, वहाँ पे लोगों को कंबाइन वो करते थे। इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट वेयर क्लियर, फॉरेस्ट जंगल को वहाँ पे ख़त्म किया गया। नोबेडिक जो पास्टोरलिस्ट थे, जो वहाँ पे पास्टोरलिस्ट का काम करते थे, जो पहाड़ों में रह के वहाँ पे या दूर जंगल में रह के वहाँ पे लोग होते थे, जो देखभाल करते थे, जो अपने, जो वहाँ पे वो लोग रखते थे, बकरी रखते थे, उनका वो लोग, उनको वहाँ से रिमूव किया गया, उन जंगल से रिमूव किया गया, और वहाँ पे ब्रॉड अंडर कल्टीवेशन, तो वहाँ पे एरिया, जो जंगल का एरिया उसको खाली करके वहाँ से नोमैड्स को हरा, ये वहाँ से रिमूव करके उन्होंने ये अंडर द कल्टीवेशन वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह लगाना स्टार्ट किया गया था आपका यहाँ पे सुल्तान ने। रिच, जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो बड़े बड़े आपका जमीन के मालिक होते थे, वेर फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ सुल्तान, तो उनको पहले रिकॉग्नाइज किया गया, उनको वहाँ पे पहले पता किया गया किसके पास ज़्यादा लैंड है, किस कौन यहाँ पे अमीर है जो लैंड के बेसिस पे, तो उसको वहाँ पे अथॉरिटी पावर दे दिया, क्या सुल्तान का पावर्स वहाँ पे उनको दे दिया गया। टू चेक द पावर ऑफ लैंडेड चिफ्टन, तो इसके बाद यहाँ पे पावर को चेक करने के लिए लैंडेड जो जमीन होता था, जो लेडर का, चिफ्टन कहा जाता है लेडर्स का, एंड रीच जो लैंड ओनर्स का, द सुल्तान ब्रॉड्स, इसलिए यहाँ पे उनको चेक करने के लिए सुल्तान ने लेके आया था, 3 यहाँ पे चीज लेके आया था। वो था पहला आपका लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन अंडर इट इज कंट्रोल, तो उन्होंने लैंड असेसमेंट का, जो लैंड को चेक करना, लैंड वहाँ पे कल्टीवेट जो होता है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, और रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए अंडर इट इज कंट्रोल, जो अपने सुल्तान ने अपने कंट्रोल में लाया गया। लिवाई टैक्सेस, जो टैक्स इम्पोज किया गया लोकल चिफ्टन पे, जो लोकल वहाँ पे लीडर्स होते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। डिप्रीव द लोकल चिफ्टन, जो छीन लिया गया जो लोकल चिफ्टन थे, राइट टू लिवी टैक्सेस, जो पहले वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लोकल जो लीडर्स होते थे वही टैक्स कलेक्ट करते थे, अब उनसे वो छीन लिया गया, खुद सुल्तान ने अपने कंट्रोल में लाया गया। तो पहला फेज में इस तरह उन्होंने यहाँ पे अपने टेरिटरी को, अपना जो रूल्स को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया था आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने। इसके बाद आपका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था, जहां पे एक्सपेंशन टुक प्लेस ऑन द एक्सटर्नल फ्रंटर्स ऑफ द सल्तनत। तो ये सल्तनत जो उनका, जो वहां पे सल्तनत का जो फ्रंटर एरिया था उससे बाहर जाके यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था सेकंड फेज में। द आर्मीज रिटर्न इट, और जब वो लोग बाहर जाके वहां पे क्या किया जाता था, अपने एरिया को एक्सपेंड करते थे, दिल्ली सल्तनत जो वहां पे रूलर्स थे वो लोग एक्सपेंड करते थे, तो वो जब वापस आते थे, आर्मीज जो वहाँ पे एक्सपेंड करके वापस आते थे, तो वो वापस वो हॉर्सेस पे आते थे, एलिफेंट्स पे आते थे, तो वो स्लेव्स को इस्तेमाल करते थे, एंड अदर बूटी इंक्लूडिंग टेरिटरीज, तो वहाँ पे बहुत से लूट करके वो लोग वहाँ बाहर अपना एरिया एक्सपेंड करके वो लोग वहाँ से बाहर लूट करके, वहाँ उस एरिया जहाँ पे वो एक्सपेंड करते थे वहाँ पे लूट करके वो सब लेके आते थे, इंक्लूडिंग वहाँ पे टेरिटरीज, बहुत से जगह को भी वो लोग लेके आते थे। इसके बाद आपका फेज थर्ड होते थे, जहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था दिल्ली सल्तनत का, वो था 14th सेंचुरी में, यानी 1500 में, 1500 में। The Delhi Sultanate had expanded and occupied large part of Indian subcontinent. इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था 1500 में, यानी 14th सेंचुरी में, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने एक्सपेंड किया गया, बहुत से बड़ा एरिया इंडिया के इंडिया के विद इन इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत से एरिया को उन्होंने एक्सपेंड किया गया। टू मेंटेन द लार्ज एरिया अंडर देयर कंट्रोल, तो उसको मेंटेन करने के लिए, बहुत से एरिया को कंट्रोल करने के लिए, द सल्तनत आर्मीज कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट, इसके बाद उन्होंने ये टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया गया, किससे, जो छोटे मोटे किसान होते थे उनसे भी वो लोग टैक्स कलेक्ट करना उन्होंने
स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसिडरेड अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, किस तरह वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह वो लोग चलाते थे, और कंसोलिडेट उन्होंने कंसोलिडेशन किया गया था, कंबाइन किया गया था बहुत से एरिया को अंडर द किसके अंडर आपका खिलजीज और तुगलक के अंदर जो उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया गया था, कंसोलिडेशन को चलाया गया था, उसको हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होते थे टू एफिशिएंटली रूल किंगडम वाज एज दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे एफिशिएंटली अच्छी तरीके से अपना रूल्स को, अपना किंगडम्स को यहाँ पे वो लोग वास्ट एरिया, बहुत से एरिया को वो लोग यहाँ पे कंट्रोल कर चुके थे और उसको कंट्रोल करते थे। द रूलर नीड रिलेबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इसके लिए उनको यहाँ पे गवर्नर चाहिए था रिलेबल, जिसको भरोसा कर सके, और यहाँ पे चलाने के लिए उनको लोग चाहिए था। तो ये पूरा जो है यहाँ पे रूलर्स अपने कंट्रोल पूरा कंट्रोल इस पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है बहुत यहाँ पे एक्सपेंड हुआ था। rather than trusting the aristocrat and chieftain as a governor, rulers like Iltutmish appointed the special slaves for a military service known as bandagan in Persian। तो यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, ट्रस्ट तो करते थे एरिस्टोक्रेट और चिफ्टन पे, वो लोग ट्रस्ट करते थे, एज ए गवर्नर वो लोग ट्रस्ट करते थे, मगर रूलर से जैसे कि इल्तुतमिश था, उन्होंने अपॉइंट किया गया था यहाँ पे मिलिट्री स्लेव। तो स्पेशल स्लेव्स को यहाँ पे नौकर को उन्होंने इस्तेमाल करते थे, एज ए मिलिट्री इस्तेमाल करते थे, जिसको क्या कहा जाते थे, आपका बेंडेगन कहा जाते थे, ये पर्शियन लैंग्वेज था। They underwent training for managing important political office in the kingdom। उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग के लिए भेजते भी थे, बाहर जगह पे भेजते भी थे, ताकि वो मैनेज कर सके जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस जो होते थे उनको अच्छी तरीके से वो मैनेज कर पाए। as they were completely dependent on their master। मगर वो लोग कंप्लीट डिपेंड रहते थे अपने मास्टर के ऊपर। वो लोग जो आपका यहाँ पे बेंडेगन थे, वो लोग कंप्लीट डिपेंडेंट रहते थे अपने मास्टर के ऊपर। द रूलर कुड ट्रस्ट देम। और जो रूलर्स होते थे वो भी भरोसा करते थे इन जो वहाँ पे स्लेव्स थे, जहाँ पे बेंडेगन थे, उन पे वो कंट्रोल यहाँ पे भरोसा करते थे जो रूलर्स वहाँ पे होता था। द खिलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज ए बेंडेगन। तो यहाँ पे चाहे आपका खिलजीज हो, चाहे आपका तुगलक हो, वो लोग कंटिन्यू यहाँ पे भरोसा करते, कंटिन्यू वहाँ पे रखते थे, किसको आपका यूज करते थे, बेंडेगन को यूज करते थे। एंड ऑल्सो राइज पीपल हम्बल, बहुत जो भी वहाँ पे बढ़ के आते थे, जो हम्बल, जो उनके साथ ट्रस्ट करते थे, उन पे भरोसा करते थे, उनका वहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे वो उनका इज्जत करते थे वो लोग। who were often their clients। तो वो लोग भी जो उनका वहाँ पे ट्रस्ट करते थे, उनका जो काम करते, रूलर्स को काम करते थे, तो वो क्लाइंट्स होता था, और हाई पॉलिटिकल पोजीशन, उनको बड़ा पोजीशन यहाँ पे रूलर्स, जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, जो खिलजी आपका यहाँ पे तो लोग ज्यादा था, पर्टिकुलर लोग, वो लोग वहाँ पे पोजीशन देते थे। दे वर अपॉइंटेड एज ए जर्नल, या उसको अपॉइंट किया जाता था जर्नल के लिए, या उनको गवर्नर्स भी कहा जाते थे। However, this resulted in political instability। मगर यहाँ पे पॉलिटिकल पोजीशन को अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी फील होते थे, यहाँ पे नाबराबरी फील होते थे। The slaves and clients showed their loyalty towards their master but to their successor। तो जहाँ पे स्लेव होते थे, जहाँ पे क्लाइंट्स होते थे, वो लोग शो करते थे लॉयल्टी, वफादारी वो लोग शो करते थे अपने मास्टर के साथ, वो लोग शो करते थे अपने रूलर्स के साथ, वो इज्जत करते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे। बट टू देयर सक्सेसर, में जो भी वहाँ पे रूलर्स को हरा के दूसरा आते थे, नया वहाँ पे जो रूल्स किंग वगैरह वहाँ पे बन जाते थे, उनका भी वो क्या करते थे, सेम इज्जत करते थे। जो पुराना वाला था उसका भी सेम वो लोग इज्जत करते थे, जो वहाँ पे नया बन के रूलर्स आते थे। न्यू रूलर हैड हिज ओन सेट ऑफ सर्वेंट। तो नया जो वहाँ पे रूलर्स आते थे, वो अपना ही वहाँ पे क्या बनाते थे, नौकर्स को वो लोग बनाते थे, जो वो लोग वहाँ पे ट्रस्ट करते थे। तो कल हम इसके बारे में डिटेल, खिलजी और तुगलक के बारे में डिटेल कल हम जो लास्ट टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।